नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की इस सीरीज में जो पिछली वीडियो थी हमने उसमें पढ़ा था फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों की शुरुआत की थी। और उसमें ये देखा मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 15 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं। और उसमें देखा हमने सबसे पहले तो अधिकार क्या होते हैं, अधिकारों को कब अधिकार कहा जाएगा और उसके बाद ये किस कैटेगरी में कौन सा अधिकार होगा, यानी अधिकारों को किस आधार पे, किस बेस पे कैटेगराइज किया गया, वर्गीकृत किया गया। ठीक है। उसके बाद हमने देखा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अधिकारों का क्या है, जो पृष्ठभूमि है मौलिक अधिकारों की वो क्या रही। आज हम देखेंगे फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी जो मौलिक अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं हमारे संविधान में दी हुई है, ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं, किसी भी संविधान में मौलिक अधिकारों का इतना महत्व क्यों है, उनके बारे में देखते हैं ये। तो आइए आज हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फीचर्स यानी विशेषताएं, विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहली विशेषता तो क्या है, सबसे पहली विशेषता है जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, इनको स्पेशल प्रोटेक्शन है। स्पेशल प्रोटेक्शन है। ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन का मतलब विशेष संरक्षण है, विशेष संरक्षण। अब विशेष संरक्षण कैसे है देखते हैं, ये भी विशेष संरक्षण कैसे है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, FR लिख रहा हूं इनको मैं, ये क्या है, अगर इनका वोलेशन होता है, यानी इनका उल्लंघन होता है, अगर कोई आपके जो मौलिक अधिकार है उनसे आपको छीनता है, तो आप क्या कर सकते हो, सीधे कोर्ट जा सकते हो, यानी न्यायालय जा सकते हो। ठीक है, कैसे, कहां जा सकते हो, कोर्ट यानी न्यायालय जा सकते हो। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय, और आप सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हो, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आप आर्टिकल 32। ठीक है, यानी ये जो प्रावधान दिया हुआ है, ये आर्टिकल 32 में दिया हुआ, किस में दिया हुआ, ये आर्टिकल 32 में ये प्रावधान दिया हुआ है कि आप सीधे कहां जा सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगला संरक्षण क्या है, अगला जो संरक्षण है, दूसरा संरक्षण है, अगर फंडामेंटल राइट्स में यानी मौलिक अधिकारों में अगर अमेंडमेंट करना है, यानी संशोधन अगर करना है, ठीक है, अगर संशोधन करना है तो संशोधन के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी, विशेष बहुमत। ठीक है, जब मैंने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं बताई थी, उस समय पे एक बात आपको बताई थी, हमारा संविधान फ्लेक्सिबल भी है, लचीला भी है, और रिजिड भी है, कठोर भी है। फ्लेक्सिबल है, साधारण बहुमत से हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, और रिजिड क्यों है, विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से क्या कर सकते हैं हम उसको, उस जिस पार्ट के अंदर विशेष स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, उस कारण उसको क्या बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। यानी उसको जो संशोधित करना इतना मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, इतना तो नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, इनके भी संशोधन के लिए जो स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है, विशेष बहुमत की जरूरत है। इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट्स को भी इतनी आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता, इतनी आसानी से इनके अंदर अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रोटेक्शन क्या है, अगला जो प्रोटेक्शन है इसके अंदर, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार क्या है, ये सस्पेंड किए जा सकते हैं, यानी इनको निलंबन किया जा हो सकता है, इनको निलंबित किया जा सकता है। सस्पेंड मतलब होता है एक शॉर्ट टर्म के लिए किसी चीज को बर्खास्त करना बोल सकते हो, किसी चीज मतलब थोड़े समय के लिए आपके मौलिक अधिकारों को छीन लिया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ओनली ड्यूरिंग नेशनल
इमरजेंसी, ठीक से, केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है। केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या कर सकते हैं, इसको संशोधन कर सकते हैं। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है या अपवाद है। और वो क्या अपवाद है, पहला अपवाद तो ये है, जो आर्टिकल 20 में और 21 में, आर्टिकल 20 में और 21 में जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स दिए है, और नो सस्पेंशन, यानी कोई संशोधन, कोई भी उनका निलंबित नहीं किया जा सकता। जो आर्टिकल 20 और 21 में हमको मौलिक अधिकार मिले हुए, ये आगे देखेंगे हम जब स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, राइट टू फ्रीडम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे 20 में क्या है और 21 में क्या है, ठीक है। तो जो 20 और 21 है, इनको आप सस्पेंड नहीं कर सकते, यानी निलंबित नहीं कर सकते नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी, ठीक है। ये बात किसमें लिखी, ये बात लिखी आर्टिकल 359 में। आर्टिकल 359 में क्या कहा गया है, जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है 2 केस में, यानी निलंबित किया जा सकता है, निलंबन इसका किया जा सकता है 2 केस में। अगर नेशनल इमरजेंसी है, क्या है, अगर नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल। अगर राष्ट्रीय आपातकाल, 2 आधार हैं राष्ट्रीय आपातकाल के, यानी 2 बेस पे क्या लगाया हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी लगाई हुई है। पहला तो अगर वार है, यानी युद्ध से, अगर युद्ध छिड़ा हुआ है और उस दौरान नेशनल इमरजेंसी घोषणा होती है, और दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन से, बाह्य आक्रमण हो जाता है, एक्सटर्नल एग्रेशन से, यानी बाह्य आक्रमण से, ठीक है। यानी आर्टिकल 19 कब निलंबन होगा, कब सस्पेंड होगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी हो, 2 कारण से, जिसका बेस हो, या तो युद्ध छिड़ा हुआ हो, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन यानी बाह्य आक्रमण हो चुका हो, उस टाइम पे जो आर्टिकल 19 क्या है, सस्पेंड हो जाएगा। और ये चीज किस में लिखी हुई है, ये चीज लिखी हुई है आर्टिकल 358 यानी 358 में ये चीज लिखी हुई है। ये दोनों बातें हम पढ़ेंगे आगे जब इमरजेंसी का टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पे याद रखना, जो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं किसके दौरान, सिर्फ और सिर्फ जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान। और 2 अपवाद हैं, एक तो जो है आर्टिकल 20 और 21 है, वो कभी क्या नहीं हो सकते, कभी सस्पेंड नहीं हो सकते। ये बात किस में कही है, आर्टिकल 359 में कही। दूसरा जो आर्टिकल 19 है, वो सस्पेंड होंगे कब, जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, या तो जो वार है उसको बेस हो, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार क्या है, या तो पहले युद्ध छिड़ा हुआ हो, या फिर बाह्य आक्रमण हो चुका हो, उसके दौरान क्या लगता है, जो आर्टिकल 19 है वो क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। ये बात किस में लिखी, ये बात लिखी आर्टिकल 358 यानी अनुच्छेद 358 में। उसके बाद जो स्पेशल प्रोटेक्शन के बाद जो दूसरी विशेषता क्या है, सेकंड फीचर क्या है, जो सेकंड फीचर है ये है जो फंडामेंटल राइट हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, नॉट अब्सोल्यूट, यानी निरपेक्ष नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, या फिर ये क्या है, लिमिटेड है, यानी सीमित हैं। अब देखो अब्सोल्यूट क्या होता है, अब्सोल्यूट होता है जो मिलेंगे आपको, लेकिन नॉट अब्सोल्यूट मतलब जरूरी नहीं है मिलेंगे, कोई कंफर्म नहीं मिलेंगे। किस केस में जो इनको जो अब्सोल्यूट है इसके ऊपर प्रतिबंधित कर दिया जाता है, या अब्सोल्यूट की जो पावर है कब कम कर दी जाती है। पहला तो देखो हमने पढ़ा, जब नेशनल इमरजेंसी हो तब फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। यानी पहला तो क्या है, सस्पेंड कर सकते हैं, निलंबन हो सकता है इनका, इसका फंडामेंटल राइट का, कब, नेशनल इमरजेंसी के दौरान। ये बात हमने पढ़ ली, नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है इनके अंदर
कटौती भी की जा सकती है, इनको कर्टेल किया जा सकता है। कर्टेल मैंने होता है कटौती, कर्टेल मीन्स कटौती, किसके द्वारा? बाय पार्लियामेंट, यानी संसद द्वारा, संसद द्वारा इनको में क्या की जा सकती है? कटौती की जा सकती है। बशर्त ये है, इसमें शर्त ये है, जब आप फंडामेंटल राइट्स में कटौती करो, उनमें संशोधन करो, सबसे पहली बात तो क्या है? स्पेशल मेजोरिटी से आपको क्या करना होगा? इनके अंदर संशोधन करना होगा। दूसरी बात क्या है? जब आप फंडामेंटल राइट में संशोधन करो, उस दौरान जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, जो मूल ढांचा है, जो मूल संरचना है संविधान की, वो क्या नहीं होनी चाहिए? वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए, उनमें आप संशोधन नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर का, मूल संरचना का क्या मतलब है? जैसे हमने प्रियम्बल में पढ़ा, हमारा जो संविधान है वो क्या है? हमारा देश क्या है? सेकुलर है, मतलब धर्मनिरपेक्ष है। अगर आप जो मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में कोई ऐसी चीज अगर आप कटौती करते हो जिससे जो सेकुलरिज्म है उसको वो प्रभावित होता है, यानी किसी एक धर्म को आप ज्यादा प्रमोट करते हो, एक धर्म को रोकने का काम करते हो, तो अगर ऐसा करते हो तो आपको पार्लियामेंट को कोई अधिकार नहीं है कि आप क्या करो? मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ करो। इसलिए ये शर्त है, जो बाय पार्लियामेंट के द्वारा जो कटौती की जाएगी उसके अंदर हमारे संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है, मूल जो संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे सेकुलरिज्म बताया, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है, जैसे सोशलिज्म है, समाजवाद है, जैसे हमारा देश डेमोक्रेटिक है, गणतंत्र है, हमारा लोकतंत्र है, रिपब्लिक यानी गणतंत्र है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे जस्टिस है 3 प्रकार के, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ये आगे हम देखेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर का, तो क्या है, उनके साथ हम जो संसद है वो छेड़छाड़ नहीं कर सकती और किसमें? फंडामेंटल राइट्स में कटौती कर सकती है। तो इसलिए क्या नोट एब्सोल्यूट नहीं है और सीमित भी है, ठीक है। जो तीसरा है, यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कुछ लगाए जा सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, यानी युक्ति युक्त प्रतिबंध। युक्ति युक्त प्रतिबंध का मतलब क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है? रीजनेबल का मतलब होता है कोई चीज लॉजिकल होना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जो मौलिक अधिकारों का प्रयोग करके जो हमारे देश की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, जो हमारे नेशन है उसकी डिग्निटी को जो डिफेम करने का काम करता है, या फिर हमारी जो सिक्योरिटी है या सुरक्षा है उसको थ्रेट है, उसको खतरा है, थ्रेट टू सिक्योरिटी, यानी जो हमारी सुरक्षा है, देश की सुरक्षा, उसको अगर कोई खतरा होता है, या फिर हमारी जो अखंडता को खतरा होता है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को जो खतरा होता है, तो उस केस में जो व्यक्ति मौलिक अधिकारों का प्रयोग करके ऐसे काम करता है, उसके जो मौलिक अधिकार है उनको क्या कर दिया जाता है? उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब हमारा यही था, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो विशेषता है, तीसरी विशेषता क्या है? जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, वो इनफोर्सिएबल है। इनफोर्सिएबल का मतलब क्या है? वाद योग्य है। इनफोर्सिएबल का मतलब होता है, वाद योग्य का मतलब होता है आप उनको लागू करवा सकते हो, किसी जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, उसका सहारा लेके लागू करवा सकते हो। तो यानी इंप्लीमेंट बाय कोर्ट, इंप्लीमेंट यानी लागू किसके द्वारा? बाय कोर्ट, जो न्यायालय का सहारा लेके आप क्या करवा सकते हो? उनको लागू करवा सकते हो। ये हमारे संविधान की जो क्या थी, विशेषता पड़ी थी। आर्टिकल 32 हमें ये क्या देता है? अधिकार देता है कि आप अगर आपके जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन, उल्लंघन होता है, तो आप सीधे कहां जा सकते हो? आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। यानी इनफोर्सिएबल है, ये वाद योग्य है, और किसके द्वारा लागू करवा सकते हैं? हम लागू करवा सकते हैं हम बाय कोर्ट, यानी न्यायालय का सहारा लेके, ठीक है। उसके बाद जो चौथी विशेषता क्या है हमारे संविधान की? चौथी विशेषता है हमारे संविधान की, यहां पे लिख लेते हैं, जो हमारे संविधान की चौथी विशेषता है, हमारे संविधान में जो कुछ मौलिक अधिकार हैं वो नेगेटिव हैं। जनरली सारे के सारे तो नहीं बोल सकते, जनरली जो मैक्सिमम है वो क्या है? नेगेटिव है नेचर में, यानी प्रवृत्ति में कैसे है? ऋणात्मक है। चौथी जो क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जनरली, सामान्यतः, जनरली नेगेटिव इन नेचर, नेगेटिव इन नेचर, यानी सामान्यतः
नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति के, नकारात्मक प्रवृत्ति है। ठीक है, अब देखो जनरली इस मान्यता मैंने क्यों कहा, जैसे कोई भी स्टेट ऐसा काम करती है या कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो ये मौलिक अधिकार क्या करते हैं, मना करते हैं, आप नहीं कर सकते ऐसा। जैसे क्या है, आर्टिकल 23 में दिया हुआ है, जो ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग है, यानी जो बला देह व्यापार है, मतलब जो व्यक्तियों की पहले समय में होता था, दासों का जो खरीद फरोख्त होती थी, आज देह व्यापार होता है। अगर वो होता है, अगर बेगार होता है, अगर फोर्स जो बाउंडेड लेबर होती है, यानी क्या होती है, जो मजबूर करके किसी से काम करवाया जाता है, ठीक है, फोर्स लेबर जिसको हम बोलते हैं, बंधुआ मजदूरी जिसको हम बोलते हैं, अगर ऐसा होता है तो आर्टिकल 23 क्या करता है, ये बोलता है ह्यूमन ट्रैफिक नहीं हो सकती, यानी जो बलात्सर्म नहीं हो, जो देह व्यापार नहीं हो सकता, और जो फोर्स लेबर है यानी बंधुआ मजदूरी है वो भी नहीं हो सकती, उनसे मना करता। मतलब मना किया मतलब क्या है, नकारात्मक है। लेकिन ये नहीं, ये नकारात्मक अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज है। ये क्या है, अच्छी चीज है। जैसे ऐसे हो, अब अच्छी चीज कैसे है, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर ये वाक्य है, देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसमें नहीं है तो नकारात्मक, लेकिन बात क्या कही, अच्छी बात कही। तो इसी तरह से क्या है, ये मौलिक अधिकार अच्छे हैं, लेकिन क्या है, नकारात्मक है। सम क्या है, कुछ पॉजिटिव हैं, जो कुछ मौलिक अधिकार क्या है, वो है पॉजिटिव इन नेचर, पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, जैसे नकारात्मक तो क्या थे, नकारात्मक थे जैसे आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में दिया हुआ है जन्म धर्म लिंग, जन्म स्थान धर्म लिंग वंश के आधार पे क्या है, किसी व्यक्ति के साथ पब्लिक प्लेस पे, होटल में, रेस्टोरेंट में भेदभाव नहीं किया जा सकता। मना किया इसने, तो ये नकारात्मक हो गया। ठीक है, जैसे आर्टिकल 17 है, छुआछूत नहीं कर सकते किसी के साथ, अनटचेबिलिटी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये भी नकारात्मक हो गया। 23 मैंने बताया, जैसे दो बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। 24 बताया, 24 में, आर्टिकल 24 में दिया हुआ, जैसे जो बलात्सर्म है, यानी जो बच्चों के ऐसे काम आप नहीं करवा सकते, खतरनाक जो फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर आप काम नहीं करवा सकते, तो ये नेगेटिव है। पॉजिटिव देखो कैसे है, पॉजिटिव यानी सकारात्मक प्रवृत्ति, सकारात्मक प्रवृत्ति। सकारात्मक प्रवृत्ति कैसे होगी, सकारात्मक प्रवृत्ति जैसे आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है समान लोक नियोजन का के अवसर, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। जो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, उसमें सभी नागरिकों को क्या है, समान अवसर मिलेंगे, यानी सभी को एक जैसी स्थिति मिलेगी, सभी के पास वही अवसर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। जैसे आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता देता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। जब हम पढ़ेंगे, जब आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तब देखेंगे, जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, इकट्ठे होने की स्वतंत्रता है, कोई संस्था बनाने की या कोई संस्था रजिस्टर करवाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी पूरे भारत में जाने की स्वतंत्रता है, पूरे भारत में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है, पूरे भारत में कहीं भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रता ये क्या है, पॉजिटिव है, यानी ये सकारात्मक है। जैसे आर्टिकल 21A है, 21A है, 21A में क्या लिखा हुआ, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है, शिक्षा का अधिकार है, ये भी क्या है, सकारात्मक है। जैसे आर्टिकल 29 है, प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज, यानी जो हमारे देश में अल्पसंख्यक है, भाषा और जो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक होते हैं, उनके जो संरक्षण की बात की है। जैसे आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 30 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 30 में ये बोला गया है जो माइनॉरिटीज हैं वो इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी संस्था स्थापित कर सकते हैं अपने जो माइनॉरिटीज को बचाने के लिए, उनका जो संरक्षण के लिए आप जो संस्थाएं स्थापित कर सकते हो, अल्पसंख्यक को ये अधिकार दिया है। तो ये सारी की सारी पॉजिटिव चीजें हैं, ये किसी चीज को प्रमोट कर रही है, ये रोक नहीं रही किसी चीज को, इसका मतलब कुछ क्या है, पॉजिटिव इन नेचर भी है। ठीक है, अब उसके बाद जो अगली विशेषता है, 5वीं विशेषता है, सम नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, जो फंडामेंटल राइट हैं, कुछ क्या है, अगेंस्ट गवर्नमेंट हैं, अगेंस्ट स्टेट हैं, यानी राज्य के विरुद्ध हैं। ठीक है, और कुछ क्या है, अगेंस्ट स्टेट एंड इंडिविजुअल, यानी
कुछ राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ विरुद्ध है, राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। ठीक है, राज्य और व्यक्ति, अब देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगेंस्ट स्टेट है, स्टेट के अगेंस्ट कैसे है, जैसे आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 क्या है, वो बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी समान है। अब कानून कोई व्यक्ति विशेष तो नहीं बनाएगा, ये किसका काम है, ये सरकार का काम है। और स्टेट, राज्य की जो डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 12 जब हम पढ़ेंगे जब देखेंगे, जो स्टेट की डेफिनेशन है, जिस भी चीज में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जिस भी चीज में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है वो क्या है, स्टेट कहलाएगा। जैसे क्या है, केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट कहलाएगा। और कौन है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो कौन राज्य सरकार है, वो क्या कहलाएगा, स्टेट कहलाएगा। जैसे लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार है, वो क्या कहलाएगी, वो भी स्टेट कहलाएगी। या कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन जो जिसमें कौन इन्वॉल्व है, जिसमें सरकार यानी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, वो क्या कहलाएंगे, स्टेट कहलाएंगे। तो क्या है, जैसे एग्जाम्पल लिया अब हमने आर्टिकल 14 का, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी समान है। कानून किसका काम है, कानून सरकार का काम है। सरकार क्या कहलाती है, स्टेट कहलाती है। तो इसका मतलब क्या है, ये अगेंस्ट स्टेट है। जैसे आर्टिकल 16 की बात करें, आर्टिकल 16 में क्या दिया हुआ है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी लोक नियोजन में समान अवसर। यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, जो गवर्नमेंट जॉब है, वो कौन देगा, वो स्टेट देगा, स्टेट का काम है वो। तो इसका मतलब क्या है, अगेंस्ट क्या हो गया, गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, अब जिस तरह से इंडिविजुअल के कैसे, स्टेट और इंडिविजुअल के कैसे है, जैसे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 में दिया हुआ है, धर्म, जन्मस्थान, लिंग, वंश के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ बर्थ प्लेस, रिलीजियन, डिसेंट, और मतलब देख लेना और भी है, 3-4 चीजें हैं ये। तो इनके आधार पे क्या नहीं कर सकते, इनके आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते। अब कोई व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है, इंडिविजुअल है, उसका होटल है या रेस्टोरेंट है, अगर वो ये बोल देगा मैं इस विशेष धर्म के आदमी को या विशेष जाति के आदमी को या विशेष वंश के आदमी को मैं मेरे होटल में खाना नहीं खाने दूंगा, इसका मतलब क्या है, वो अगेंस्ट इंडिविजुअल है। तो ये काम कोई स्टेट का इंस्टीट्यूट भी कर सकता है, तो किसके अगेंस्ट भी होगा, ये स्टेट के अगेंस्ट भी होगा। ठीक है, तो कुछ क्या है अगेंस्ट स्टेट है और कुछ क्या है अगेंस्ट इंडिविजुअल है। ठीक है, ये एग्जांपल हमने देख लिए। ठीक है, उसके बाद जो छठा है कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है, कुछ मौलिक अधिकार है, वो क्या है, ओनली इंडियन सिटीजन को मिले हुए हैं। ओनली इंडियन सिटीजन यानी केवल भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं, भारतीय नागरिकों को। ठीक है, कौन से हैं, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। याद रखनी है आपको ये 5 आर्टिकल, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। जो फंडामेंटल राइट्स इन 5 आर्टिकल में दिए हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 15 में क्या दिया हुआ है, जन्म, धर्म, जन्मस्थान, धर्म, लिंग, वंश के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, पब्लिक प्लेस पे, रेस्टोरेंट में, होटल में। आर्टिकल 16 में क्या दिया हुआ है, मतलब आर्टिकल 15 में ये दिया हुआ है, तो कोई बाहर का व्यक्ति है उसके साथ जो विदेशी है उसको ये अधिकार नहीं है। आर्टिकल 16 में क्या दिया हुआ है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी लोक नियोजन में समान अवसर। यानी ये नहीं कोई बाहर का विदेशी नागरिक आया और ये बात में आगे बोल दे मुझे तो यहाँ पे गवर्नमेंट नौकरी लगना है, गवर्नमेंट जॉब लगना है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म अप्लाई करते हो, उसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि आपकी नागरिकता क्या है, आप क्या हो, भारतीय है, वहां पे आपको फिल करना होता है। इसका मतलब जो आर्टिकल 16 भी क्या है, वो भी भारतीयों को है। आर्टिकल 19 क्या है, मैंने बताया अभी, स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन सी, रहने की, उसके बाद इकट्ठे होने की, संस्था रजिस्टर करवाने की, पूरे भारत में घूमने की, कहीं भारत में रहने की और व्यवसाय करने की, ये स्वतंत्रता है। ये भी किसको मिली हुई है, ये भी एक भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। आर्टिकल 29 मैंने बताया था, जो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यकों का क्या है, संरक्षण है। और आर्टिकल 30 में भी मैंने बताया था, अल्पसंख्यक क्या है, अपना इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपनी जो संस्था स्थापित कर सकते हैं। मतलब ये जो 5 आर्टिकल आपको याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीयों और जो विदेशी नागरिकों को दोनों को प्राप्त है। तो ये तो हो गए किसको, ओनली सिटीजनशिप को। और रिमेनिंग जो शेष हैं, शेष बचे हुए हैं, वो किस किस को है, वो इंडियन सिटीजन भारतीय नागरिक को भी है, इंडियन सिटीजन प्लस फॉरेनर,
यानी विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, जैसे कानून के समक्ष समानता, हमारा कानून सबकी क्या करेगा, सबका संरक्षण करेगा, सबकी प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, ऐसे क्या है, ये सभी को प्राप्त है जो शेष बचे हुए हैं। ठीक है, ये था छठा हमारा। अब सातवां देख लेते हैं। सातवां फंडामेंटल राइट्स में क्या विशेषता, फंडामेंटल राइट्स की सातवीं विशेषता क्या है। सातवीं विशेषता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैंने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की विशेषताएं बताई थी, उस समय पे भी मैंने आपसे बताया था जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है। राजनीतिक लोकतंत्र के लिए तीन चीजें जरूरी है। कौन सी जरूरी है। सबसे पहले फ्रीडम या लिबर्टी, फ्रीडम या लिबर्टी या आजादी, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जरूरी है। उसके बाद क्या जरूरी है, उसके बाद इक्वालिटी जरूरी है। इक्वालिटी यानी समानता, समानता जरूरी है। उसके बाद क्या जरूरी है, उसके बाद जस्टिस जरूरी है। जस्टिस यानी न्याय जरूरी है। ठीक है, अब देखो फ्रीडम, हमारे जो मौलिक अधिकार है इनमें फ्रीडम का जिक्र है। आर्टिकल 19 में फ्रीडम दी हुई है 6 प्रकार की। इक्वालिटी, समानता, इक्वल बिफोर लॉ, जो लोक नियोजन में समान अवसर हैं, समानता की बात है। इसका मतलब क्या है, इक्वालिटी भी है हमारे मौलिक अधिकारों में। जस्टिस, न्याय की बात की है, कानून के समक्ष सभी समान है। किसकी बात की है, न्याय की बात की है। इसका मतलब फ्रीडम भी है, इक्वालिटी भी है, जस्टिस का भी जिक्र है। तो ये तीनों है, तो इसका मतलब क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं। ये तीनों किसमें है, ये तीनों फंडामेंटल राइट में, और इसलिए फंडामेंटल राइट्स की इसको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी राजनीतिक लोकतंत्र को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगली विशेषता है, ये सातवीं थी। आठवीं जो विशेषता है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो एस्टेब्लिश करते हैं यानी स्थापित करते हैं। क्या स्थापित करते हैं, ये लिबरल वैल्यू को स्थापित करते हैं। लिबरल वैल्यू, लिबरल वैल्यूज का मतलब होता है उदारवादी मूल्य। उदारवादी मूल्य का मतलब क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति को इतनी आजादी मिलेगी मौलिक अधिकारों के थ्रू, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू इतनी आजादी मिलेगी कि आप आगे बढ़िए, आपको पूरा अधिकार है आगे बढ़ने का। वो व्यक्ति जब आगे बढ़ के कुछ अच्छा काम करेगा तो वो एक राष्ट्र के निर्माण में बहुत ज्यादा योगदान देगा। राष्ट्र के निर्माण के लिए वो व्यक्ति बहुत जरूरी हो जाता है। और जब ऐसे तरीके से राष्ट्र का निर्माण होगा तो उसका मतलब क्या है, उस व्यक्ति के जो लिबरल वैल्यू है वो क्या, कहां से आई है, उस व्यक्ति की जो लिबरल वैल्यू है, जो उदारवादी जो मूल्य है उसके कहां से आए। उसको अगर फंडामेंटल राइट्स मिले तो वहां से उसके क्या मिले, उदारवादी जो मूल्य मिले, जो लिबरल वैल्यूज मिली। इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, लिबरल वैल्यू के लिए बहुत जरूरी है, जो उदारवादी मूल्य है उनके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमने देखा इस वीडियो में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप HSSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, और इंडिया रेलवे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे के किसी एग्जाम की, यहाँ तक कि स्टेट PCS और जो UPSC में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। UPSC के बेसिक्स जो चीजें हैं ये यहीं से है। अगर आपको एक बार ये चीजें समझ में आ गई तो आप कोई भी बुक आसानी से पढ़ सकते हो। मैं बहुत अच्छी बुक M लक्ष्मीकांत जो बुक है इंडियन पॉलिटी की, उसका निचोड़ मैं आपके सामने रख रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ रही हैं। बिल्कुल आसान भाषा में, बाइलिंगुअल भाषा में आपको मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं। इसी तरह से आप अपने नोटबुक में नोट करते चलिए और लास्ट में आपके पास बहुत अच्छे क्लास नोट्स तैयार हो जाएंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध करता हूं, जो भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, जो भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना, और कमेंट में बताना जो हमारी पॉलिटी की क्लास है कैसी चली हुई है, और जो आज फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकारों की विशेषताएं की जो क्लास है ये आपको कैसी लगी। और बेहतरीन तैयारी के लिए बहुत ही जल्द एक सब्जेक्ट और हम आपके सामने लेके आएंगे। बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपकी अच्छी तैयारी में हम अपना थोड़ा बहुत भी जितना हो सकता है योगदान देने का काम करेंगे। आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।